वेलकम निखिल अध्ययन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने इसको आप पूरा चैप्टर का जो मेन टॉपिक्स है उसका नोट्स बनाया है और उसे समझाने का है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसे समझने का कोशिश करें और पेन कॉपी पकड़ ले। तो क्योंकि यदि मैं लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाते जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप तो नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हैं, अब तो 10 क्लास के बच्चे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है या जो मैंने टॉपिक का नोट्स बनाया है इसे आप पेन कॉपी पर लिखे, अच्छे से समझे, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाया गया है। आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि क्या कहे। तो आपका समय ना लेते हुए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है जिस अभिक्रिया में नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि भौतिक अभिक्रिया में गुण सेम रहता है और आकार बदलता है, रंग बदलता है, परंतु गुण सेम रहता है। जैसे कि वैसा क्या हो गया, जैसे कि बर्फ का पानी में जमना, पानी का बर्फ में बदलना। और लेकिन रासायनिक समीकरण में जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब नया गुण आ जाएगा, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग कुर्सी को जलाते हैं तो राख बनेगा, तो राख नया गुणधर्म वाला पदार्थ है। दही बनाएंगे, दूध से दही में बनना, दही बनाएंगे तो दूध से दही में बनना, मतलब दूध से नया गुणधर्म वाला आ जाएगा। किसी चीज को जलाएंगे तो जलने में नया गुण धर्म आ जाएगा। भोजन का पकना, यदि हम लोग चावल को पकाएंगे तो वो पका हुआ चावल को हम लोग पकाएंगे। जैसे कि समझिए, एक मिनट समझिए का कोशिश कीजिए, मैं समझा रहा हूं तो आराम से। जैसे कि उदाहरण मैंने यहां दिया, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ गई? ठीक है, मैं आगे बताऊं, आगे पढ़ाऊं, आपको कोई दिक्कत? मैंने जो बोला वो चमका ना जी, यस या नो तो बोलो ना जी। कोई दिक्कत है आपको? यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। आगे मैंने यहां लिखा है, आगे मैंने लिखा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस O2, H प्लस O2, तो क्या होगा? H2O, जल। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक हमारा क्या हो जाएंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा कौन कौन ले रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा हमारा ले रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अभिकारक, ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। और मैंने आगे लिखा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो निर्माण हमारा क्या हो रहा है? H2O जल का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई संशय है? अब मैंने लिखा रासायनिक, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना है?
तो फिर से मैं बता देता हूं, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल भाषा में बताता हूं, सिंपल से सिंपल भाषा में, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और रासायनिक अभिक्रिया की यदि उदाहरण पूछ दे तो बोल दीजिएगा भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। आप इस पर कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या परिवर्तन होते हैं? प्रेक्षण का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले जो परिवर्तन आते हैं तो क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, और तीसरा तापमान में परिवर्तन हो जाता है। कोई दिक्कत? तापमान में परिवर्तन, और चौथा गैस का उत्सर्जन होने लगता है। तो यहां आप लोग समझिएगा उत्सर्जन क्या होता है भैया, हम तो उत्सर्जन का नाम सुने ही नहीं। उत्सर्जन मतलब होता है निकलना। तो निकलना को साइंस की भाषा, विज्ञान की दृष्टि में, विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की लैंग्वेज में उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या कैसे परिवर्तन होते हैं एक बार फिर से बता देता हूं। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस का उत्सर्जन मतलब गैस निकलने लगता है जी। कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। तो जैसे कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, उसको परिभाषा पढ़ लिए, उसके उदाहरण पढ़ लिए, क्या परिवर्तन होते हैं वो पढ़ लिए, लेकिन बताइए भैया रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखे, कैसे प्रदर्शित करें? तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम बताएंगे ना। 1 मिनट तो रुको जरा, देख लो। जैसे मैंने यहां लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? आपको बताया था कि मैं अभिकारक, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अभिकारक। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है अभिकारक, और जो अभिकारक के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्पाद। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद कहते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया? ये तो एक तरीका हो गया लिखने का जी, आगे हम देखेंगे कैसे लिखेंगे जी। चलिए देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि जिंक, जेडेन, जिंक का संकेत होता है, जिंक को हम लोग संकेत में लिखते हैं Zn। क्या लिखते हैं? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसे हम संकेत में लिखते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे तो हम उसे उसके पूरे नाम को ना लिखकर हम उसके संकेत में लिखेंगे। कोई दिक्कत है जी? समझे ना जी? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम उसके संकेत में लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है यदि कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो कोयले के दहन में क्या लिखेंगे? तो कार्बन होता है और ऑक्सीजन, तो हम इसको कार्बन को ना लिखकर क्या लिखेंगे? C प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? O2। और ये क्या है? हमारे अभिकारक, और इसके फलस्वरूप क्या बनेंगे? तो इसके फलस्वरूप उत्पाद बनेंगे। उत्पाद क्या होगा हमारा? CO2। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई खोंजली, मलेरिया, किसी को बुखार हो तो अभी देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। जरूर ऐसे मैं अभी पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ बने रहिए वीडियो पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने लिखा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है? रासायनिक समीकरण में यहां मैंने लिखा है रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। फिर रासायनिक समीकरणों को तत्वों या प्रतीकों या अभिकारकों को उत्पादों, जैसे यहां लिखा मैंने
रासायनिक समीकरण में तत्वों, प्रतीक, अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। मतलब भौतिक अवस्था कहने का मतलब मैं अभी आपको नीचे समझाऊंगा। जैसे कोई जी है, जी मतलब गैस, कोई गैस है तो उसको हम लोग जी से लिखेंगे, कोई गैस है उसको जी से लिखेंगे, कोई ठोस है उसको हम लोग एस से लिखेंगे, कोई जलीय विलयन है उसको एक्यू से लिखेंगे, और कोई लिक्विड मतलब द्रव है तो उसको हम लोग एल द्वारा लिखेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया में, यहां फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, परिस्थितियां जैसे क्या है, ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को कैसे लिखते, तीर या निशान के नीचे या ऊपर दर्शाया जाता है। कहने का मतलब जैसे जो आवश्यक परिस्थिति, अगर मुझे ताप लिखना तो तीर बनाना होगा, तीर बनाते हैं ना, तीर ऐसे तीर लिखना होगा तो ताप लिखना हो, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं या इसके नीचे दाब लिख सकते हैं, ताप लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम लोग आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा हैशटैग दे दीजिए, क्योंकि हैशटैग दे दीजिए क्योंकि रासायनिक, ये हमारा हैशटैग है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सोचा ना, अभी हम लोग सब चीज पढ़े लेकिन संतुलित करते हैं तो काहे संतुलित करते हैं, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, हम बताते हैं आपको। तो देखिए यहां मैंने लिखा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और वह तभी संभव है जब दोनों ओर का द्रव्यमान समान होगा। इसके लिए हम लोगों को रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। इसे मैं एक लाइन में बोल देता हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसलिए रासायनिक समीकरण के पहले तथा बाद में उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और वह तभी संभव है जब दोनों ओर की परमाणु संख्या समान हो, दोनों ओर का द्रव्यमान समान हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक चरणबद्ध संतुलित करना, जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं, इसको मैं परिभाषित कर देता हूं। क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या के गुणांक का उपयोग कर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 तो नहीं लिखते हैं, संख्या के गुणांक का उपयोग कर समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे यहां लिखा है चरण 1 में, रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। रासायनिक समीकरण लिख लिए, अब चारों ओर सूत्र बना लिए। देखिए ApHO ऐसा लिख लेना है। तो अभिकारक परमाणु संख्या Ap में कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1। हाइड्रोजन में कितना है, 2। ऑक्सीजन में कितना है, 1। अब उत्पाद में परमाणु संख्या Fe में कितना है, 3। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में कितना है, 3 है ना जी, 3। यहाँ 4 लिख दिया है जी तुम, यहाँ 3 है। तीन। तो फिर देखिए तीसरे में क्या करना है, चरण तीसरा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों या अभिकारकों को साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि सबसे अधिक क्या है, 1 मिनट इधर होना भाई, तुम बीच में काहे आ जाता है। जैसे सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर, जैसे साइड अनुचित क्या लगेंगे, इसमें 4 लगा दिए,
इसमें 4 लगा दिए, ये साइड अनुचित गुणांक हो गया। फिर आगे लिखे सभी तत्वों की परमाणु संख्या हम 3 की भांति संतुलित कीजिए। समीकरण जो 3 में संतुलित किए वैसे ही समीकरण में संतुलित करना है। तो सभी तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान है। इसका मतलब है कि दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अभी हम लोग बताए ना जी आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसी को हम लोग बताएं। इसको मैं छोटा फॉर्म का एक वीडियो बना दूंगा। फिर मैंने कहा था कि भौतिक अवस्था में लिखना चाहिए, इसीलिए ठोस को ए, द्रव को एल, गैसीय अवस्था को जी तथा जलीय विलयन को एक क्यू द्वारा लिखते हैं। जैसे Fe है तो Fe ठोस है, Fe मतलब होता है लोहा, लोहा हमारा क्या होता है ठोस। और H2O लिखे जो गैस की अवस्था में है। यहाँ मैंने जैसे लिखा कोयले का दहन, कोयले का दहन, तो रासायनिक मतलब कार्बन के प्रकार प्लस O2, ठीक है। दो अभिकारक यहाँ तक नहीं हुआ, या दो से अधिक अभिकारक, तो कितना अभिकारक है आवश्यक परिस्थितियां जैसे ऑक्सीजन, दो अभिकारक है, लेकिन हमारा उत्पाद कितना, हमारा उत्पाद एक है। फिर से मैंने यहाँ लिख दिया हमारा कितना एक, ये बहुत जरूरी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा ताप दाब आदि के तीर के जल का निर्माण, जल में मेरा लिख देंगे या दाब। अभिकारक कितना है, एक अभिकारक, दो अभिकारक, परंतु मेरा उत्पाद कितना है, ठीक है एक। ये तीर चिन्ह है, सॉरी ये तीर चिन्ह है, प्लस नहीं है। तो उत्पाद मेरा कितना है, उत्पाद मेरा है एक। इसलिए संयोजन अभिक्रिया का मैं एक बार फिर से आप लोगों को उदाहरण परिभाषा बता देता हूं। जैसे कि देखिए, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने इसका एक उदाहरण लिखा, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO और H2O मतलब जल। तो CaO H2O को जब अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH2 बनेगा, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। और जब बुझा हुआ चूना को अभिक्रिया कराते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना और जल को अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है CaOH2। कोई दिक्कत? अब आगे जो अभिक्रिया है उसे पढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस 10th बोर्ड में, बार बार यह क्वेश्चन आया है कि श्वसन, इसको रुके रेड पेन से कर देते हैं, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो वह श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर से मैं आपको बता दूं श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H6O6 में जब ऑक्सीजन C6H6O6 क्या है, यह है ग्लूकोज, यह है C6H6O6 है ग्लूकोज। और जब उसमें ऑक्सीजन देते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा इसमें भी उत्सर्जन हुआ। कहने का मतलब है जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा, जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक संयोग कर मतलब जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, परंतु वियोजन संयोजन के बिल्कुल विपरीत है। वियोजन है इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, कहने का मतलब ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उसके जैसे कि फेरस सल्फेट में जब ऊष्मा देंगे तो फेरिस ऑक्साइड बनेगा, जो पहले हरा रंग का होगा और बनने के बाद भूरा लाल रंग का होगा। उसके बाद चूना पत्थर में जब ऊष्मा देंगे CaCO3, इसको संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। जब उसमें हम लोग ऊष्मा मतलब ताप देंगे तो बिना बुझा हुआ चूना बनेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। उसके बाद विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है, उदाहरण में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जल H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो H2 और O2
दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है और इसमें हमारा अभिकारक कितना है, तो इसमें हमारा अभिकारक 1 है। तो ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना है। फिर प्रकाशीय योजन, तो प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशिक वियोजन कहते हैं। तो प्रकाशिक वियोजन में ले लिए हम लोग AgCl। AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया। तो इसमें जब सूर्य का प्रकाश इसमें डाला गया तो जो Ag मतलब चांदी और है तो अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब VVI है, रुकिए यह भी VVI है। इस अभिक्रिया का उपयोग स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में होता है। कहने का मतलब है इसका उपयोग स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो प्रकाशीय वियोजन में जब 2AgCl में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो इसका उपयोग स्वयं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे मैंने लिखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जैसे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एक उदाहरण क्या हो सकता है, ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है CaCO3 में जब हम लोग ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा हमारा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जो फेरस है, फेरस CuSO4 से कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के स्थान पर FeSO4 मतलब फेरस सल्फाइड का निर्माण करेगा, तो इसे कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो और मैंने लिखा लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत जम गई है, नीले विलयन में Fe का निर्माण के कारण हो गया है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि ZnCuSO4 को में ZnCu को विस्थापित कर देता है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के आयन के आदान प्रदान से होता है। जैसे कहने का मतलब है दो यौगिकों के आदान प्रदान से होता है, आयनों के आदान, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड में BaSO4 बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का NaCl का निर्माण होता है। तो इसमें जो बेरिलियम सल्फेट BaSO4 सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण हो, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण हो जाएगा सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। तो जो बेरियम सल्फेट है वही हमारा एक अवक्षेप है। कहने का मतलब है जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन मतलब उपचयन एवं अपचयन, तो इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन, उपचयन किसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे हम कहेंगे उपचयन, या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसे हम कहेंगे उपचयन।
एक उदाहरण देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कार्बन, जैसे उदाहरण है कार्बन में जब, जैसे एक उदाहरण है कार्बन, कार्बन एक उदाहरण है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, इसीलिए ये हमारा उपचयन अभिक्रिया है, कोई दिक्कत। फिर है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसीलिए ये हमारा उपचयन है। फिर यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए हमारा उपचयन। कहने का मतलब है, कहने का सेंस है, समझे ना जी। उपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की ह्रास होती है तो उसे हम कहते हैं उपचयन। और अपचयन किसे कहते हैं, तो उपचयन के बिल्कुल उल्टा अपचयन होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इसे कहते हैं उपचयन। और जैसे उदाहरण है CuO और H2, तो Cu प्लस यहाँ H2 मतलब वृद्धि हुआ, तो इसीलिए ये है उपचयन। उपचयन वृद्धि हो रहा है इसलिए है उपचयन, और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है इसलिए है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे कहते हैं उपचयन, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं अपचयन। या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो इसे कहते हैं उपचयन। और फिर मैंने आगे लिखा, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड उपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे, इसलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों जब सम्मिलित रूप से हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अपचयन और उपचयन दोनों सम्मिलित रूप से होते हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु के ऊपर परत कमजोर हो जाती है तो संक्षारित हो जाता है। तो इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत, हरी रंग की परत, तांबे के ऊपर हरी रंग के परत संक्षारण के उदाहरण है। तो इससे बचने के क्या उपाय है, यशोद लेपन मतलब इलेक्ट्रोपेंटिंग, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, पेंट करके, जिससे हम धातु को बचाया जा सकता है। फिर विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क पर आने पर उपचयित हो जाते हैं जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है, तो इसे कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हैं, तो विकृत गंधिता को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग कर, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कमी करने की क्षमता, जैसे कि नाइट्रोजन का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे हैं विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे कि ऐसा बर्तन का निर्माण करना जिसमें ऑक्सीजन या वायु उसमें प्रवेश ना कर सके, फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा बोले ना वही लिखे हैं। फिर शीतलन द्वारा मतलब ठंडा करके हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। मैंने जो कहा वो चमका ना जी, यस या नो तो कमेंट करो ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ठीक है, जय हिंद।